क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा है, साल डेढ़ साल की तैयारी लगती है। इस बीच में हम सब बहुत बार डेविएट होते हैं। आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। मोटिवेशन 2-4 दिन का है, डिसिप्लिन आपका परमानेंट है। भाई सिलेबस दिया हुआ है, मैंने हर बार हर मंच पे बोला है कि सिलेबस हमको हिंट है यूपीएससी की तरफ से कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है व्यक्ति, उसको पता तो होता है कि पॉलिटिक्स क्या है। आपका लॉजिकल रीजनिंग है। आप बिना रीजनिंग एबिलिटी के, बिना माइंड को शार्प किए आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी याद होगा क्या? जबकि हमारे हाथ में केवल और केवल क्या है? प्रेजेंट है। आज भी नहीं है। मैं जब आया हूं वो पास्ट हो गया, अभी यहां पहुंचा हूं, अभी प्रेजेंट है। अब मैं बुलाना चाहता हूं सौरभ सर। हेलो। सौरभ सर के लिए भी माला लाए हो क्या? सौरभ सर ज्योग्राफी को बहुत आसान शब्दों में बताते हैं और ऐसे बताते हैं कि माइंड में बिल्कुल छप जाता है। और चूंकि देखो ज्योग्राफी आजकल यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछती है, ज्योग्राफी में थोड़ा आपको ना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट से भी टच होता है इवन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में। तो इस चीज़ पे सौरभ सर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। सौरभ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के मंच पर। सबसे पहले तो जो भी बच्चे आए हैं और धैर्य से सुन रहे हैं, उनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देखिए ये एग्ज़ाम थोड़ा आवाज़ आ रही है, पीछे आवाज़ आ रही है? ओके। इसमें से कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं? क्योंकि हिंदी मीडियम बहुत बात हो गई। हाँ, बाकी लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। ओके, देखिए आप लोग, मैंने क्यों बोला कि धैर्य से सुन रहे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा है, साल डेढ़ साल की तैयारी लगती है। इस बीच में हम सब बहुत बार डेविएट होते हैं। तो एनीबडी हु इज़ नॉट हैविंग पेशेंस विल नॉट बी क्वालिफाइंग। तो पहला वाला जो बैरियर है वो तो आपको पेशेंस से ही मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आप अच्छा, इसमें से कितने लोग ग्रेजुएट ऑलरेडी हैं? ओके, मतलब काफ़ी लोग अंडर ग्रेजुएट भी बैठे हैं क्या? कितने लोग बैठे हैं? वेरी गुड। तो जो लोग अंडर कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में हैं? स्कूल का भी है कोई? क्योंकि जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये और बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अपने को मोटिवेट करना है और अपने को इस पढ़ाई में लगाए रहना है। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन बहुत थोड़े समय के लिए होता है। मान लीजिए क्लास में कुछ बढ़िया से बातें बोल दी जाएं, 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद आपको ये मोटिवेशन डाई डाउन हो जाएगा। ये सिर्फ डिसिप्लिन है जो आपको लगातार साल भर, 2 साल, 3 साल लगाए रहेगा। तो आप में से कितने लोग इस बात के लिए रेडी हैं कि आप डिसिप्लिन्ड होके वो काम करेंगे? हो सकता है रोज ना मन करे पढ़ने का, उसके बाद भी अगर पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, सभी लोगों ने बताया कि लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं और 1000 भी नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। 900 कुछ इस बार का आया है। 2 बच्चे मेरे ऑप्शनल के इस बार मेंस दिए, एक का नहीं हुआ, एक का हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस आया वो भी मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं लगातार इंटरेक्ट कर रहा था, वो भी बात करूंगा। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पेशेंट रहना है, आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। मोटिवेशन 2-4 दिन का है, डिसिप्लिन आपका परमानेंट है। तो पेन ऑफ डिसिप्लिन ले लीजिए, पेन ऑफ रिग्रेट से बच जाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरा, अब यहाँ हिंदी इंग्लिश की बात हुई, एक बात अभी बैठे बैठे कुछ यूरिया की बात सर ने की, तो यूरिया की बात एक जगह और आजकल चर्चा में आ रही है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में डीजल कार है इस समय? कुछ लोगों के पास डीजल कार होगी घर में। तो जब से BS6 आ गया है तब से उसमें एक यूरिया साथ में डालना पड़ता है, DEF बोलते हैं। तो अगर मान लिया कि ये चर्चा चल रही है, रोज पेपर में आ रहा है, लोग अपना डिसीजन ले रहे हैं कि हम डीजल व्हीकल लें, पेट्रोल लें, EV लें, हाइब्रिड लें, और आपसे प्री में ही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि डीजल व्हीकल के साथ एक अटैच बात है कि DEF है। अब आधे लोग से पूछ लें कि DEF का फुल फॉर्म क्या है, कितने लोग बता सकते हैं?
रोज है ये चर्चा में। यूरिया जान रहे हैं, यूरिया के साथ डीईएफ में और क्या मिला होता है नहीं पता। बात मेरी समझ रहे हैं कि प्री क्यों कठिन है? ये रोज की चर्चा है। आप में से बहुत लोग डीईएफ को यूरिया यूरिया बोल रहे हैं। यूरिया केवल 32.5% है, बाकी का 67.5% क्या चीज है? मेरी बात समझ गए? तो प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको बाहर करने के लिए ही पूछे जाएंगे। 99% लोग इस एग्जाम का प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाते हैं ना पूरे टाइम। 98 से 99% लोग, कारण ही यही है। तो जब तक आप बताएंगे नहीं कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, उसमें यूरिया के साथ आपका डीआयोनाइज्ड वाटर होता है 67%, तब तक मामला गड़बड़ है। इनफैक्ट ये भी बता दिए कि भैया डीआयोनाइज्ड वाटर 67% होता है। प्री में ऐसे ही तो आएगा कि सब सुने हैं, बोलेगा यूरिया है, जबकि उसमें अधिक परसेंटेज किसका है? डीआयोनाइज्ड वाटर का है। चलिए डीआयोनाइज्ड वाटर भी बता दिए, पूछ लिया, लिख दिया कि ये वही है जो डिस्टिल्ड वाटर है, तो कहेंगे नहीं सर अलग है कि नहीं है ये भी नहीं पता है। अब जब तक आप रोज की ये सब बातें जो चल रही हैं, सारे पांचों सेंसेस और प्लस एक सिक्स सेंस नहीं आपका एक्टिव है, तो आपसे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। मेंस के क्वेश्चन और टॉपिक आपको एनालिसिस आप कर नहीं पाओगे, गेस भी नहीं कर पाओगे कि क्या पूछा जाए। हर कुछ आप पढ़ नहीं सकते हो भाई। सिलेबस दिया हुआ है, मैंने हर बार हर मंच पे बोला है कि सिलेबस हमको हिंट है यूपीएससी की तरफ से, पीवाईक्यू दूसरा हिंट है। सिलेबस बताता है क्या क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू क्या बताता है कितने डेप्थ में पढ़ना है। हर बार ये बात बोलता हूं मैं। साथ ही साथ जो रोज चल रहा है, अब तेजस वाला इंसिडेंट हो गया, आज कल हुआ ये, तो अब तेजस का ये जो इंसिडेंट हो गया, भारत की जो हम लोग एस्पायर कर रहे थे कि उनके रफाल से, चाइना के JF-17 से, उनके सामने तो वहाँ पर, वो भी ऐसी जगह पर यह हादसा हुआ है कि कुछ बचने बचाने का नहीं। तो अब इसका क्या रिपरकशन आएगा, ये एनालिसिस आपको कर लेनी चाहिए कि हमारे डिफेंस सेक्टर में हो सकता है आज या कल में डिफेंस का जो स्टॉक होगा HAL का वो गिरेगा। तो अगर आप इस लेवल पर अलर्ट हैं कि हाँ यूपीएससी के सिलेबस को जब आप बार बार पढ़े हैं तो करंट अफेयर्स में जो चल रहा होगा उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन का इंटीग्रेशन नहीं होगा, आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। और इंटीग्रेशन होगा ही तब जब आपको करंट पे भी कमांड होगी और आपको अपने सिलेबस का भी पॉइंट बाय पॉइंट पता होगा। क्योंकि हर रोज पेपर आता है, पूरा पेपर क्या पढ़ सकते हैं क्या? कम से कम 3 घंटा भी समय देंगे, पूरा इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू आपसे होगा नहीं। शुरू में 3-3.5 घंटा भी लगता है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना होने के बाद जाकर स्थिति ऐसी आती है कि आप कहते हैं हाँ ये टॉपिक हमारा पढ़ लिए हैं। एक बार इस विषय पर लद्दाख का इशू आया, अब आपसे पूछ लिया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया इनको स्टेट पहले बनाया जाए, इनको पहले बना दिया जाए कि कश्मीर को बना दिया जाए। बात मेरी समझ रहे हैं? देखिए राजनीतिक वर्ग अपने हिसाब से बातें करेगा, यूपीएससी का एस्पिरेंट को पॉलिटिक्स से ये समझना तो है। इसमें विल्सन की आपका डेफिनेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स का जो लिंक है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है व्यक्ति, उसको पता तो होता है कि पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन उसको पॉलिटिक्स करनी नहीं। तो आपको सारे इशू रोज जो मिल रहे हैं इस पर आपका एक बहुत सॉलिड स्टैंड होना चाहिए कि भैया जब 6 शेड्यूल आया था तो आसाम के लिए और आसाम के आसपास जो आज स्टेट्स हैं उनके लिए है। लद्दाख बहुत दूर है, कल को लद्दाख को दे देंगे तो हिमाचल भी मांगेगा। पहले स्टेट कश्मीर को बनाएंगे कि पहले लद्दाख को बनाएंगे? 3 लाख की आबादी है, प्रयागराज अकेले की आबादी 15 लाख है। तो अगर आप विषय को ठीक से नहीं समझ रहे हैं तो आपके लिए ये एग्जाम नहीं है। और अगर आप विषय को गंभीरता से समझ रहे हैं, हर चीज किताब में एक, ठीक बात है, हमको एक ही सोर्स को बार बार रेफर करना है, ये बात एकदम सही है। लेकिन ये बात कहाँ के लिए लागू हो रही है? हमारे स्टैटिक पार्ट के लिए। ज्योग्राफी तो इनफैक्ट मैं ये भी कहता हूं कि आप केवल मेरा नोट्स ही पढ़ लो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शनल में भी। कारण ये है कि उसको बार बार पढ़ेंगे, मैं खुद ही सारी चीज़ें पढ़ के उसको समराइज करके बना चुका हूँ। हर लेवल पर
आपको कुछ नहीं आता ज्योग्राफी में, वहां से आपको आपसे ज्यादा कोई ना आए, किसी को ना आए, यहां तक नोट्स में इंक्लूड कर दिया हूं। लेकिन जो रोज घटनाएं हो रही हैं वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो जिम्मेदारी आपकी है, यहां अलर्टनेस आपकी है। और मैं ये 100% श्योर हूं इस मामले में इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा थोड़ा एज रखता है, किसके कंपैरिजन में? हिंदी मीडियम। तो चाहे आप भले ही हिंदी मीडियम के हों, थोड़ा सा ध्यान देते रहें, अलर्ट रहें। अच्छा, एक और बात सीसेट की उठाई सर ने। सीसेट का फुल फॉर्म जिस दिन आप समझ गए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब सिविल सर्विस के लिए कैसा एप्टीट्यूड चाहिए इसका टेस्ट हो रहा है। आप किस लिए पढ़ते हैं? कि हम कट ऑफ क्लियर कर लें। लास्ट में आप कट ऑफ क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं, जबकि आप अगर इसका सिलेबस देखें, कॉम्प्रिहेंशन है कि नहीं है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझना, विषय को जो दिया जाए उसको जल्दी से समझ लें, काम के आंसर उसमें से निकाल के सही टिक कर लें। रोज पेपर आता है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल ही तो इंप्रूव होती है आपकी अगर आप पढ़ते हैं तो। कोई एक एडिटोरियल, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, आप बिना रीजनिंग एबिलिटी के, बिना माइंड को शार्प किए आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी याद होगा क्या? तो रोज क्यों नहीं 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं? कम से कम इसको, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, तो माइंड के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए। तो अगर आप रोज थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो जिस दिन एग्जाम आता है उस दिन आपके लिए प्रेशर नहीं। अच्छा, होता क्या है जब प्री नजदीक आता है, आप तो सीसेट पढ़े नहीं, सोचे लास्ट में पढ़ लेंगे। अब सीसेट पढ़ें कि अपना जीएस रिवाइज करें, यह बहुत बड़ा चैलेंज लास्ट में आता है। तो अगर आप पहले से पढ़े हुए हो तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व है। अच्छा, अब यहां से एक और बात उठाई गई थी, माइंड सेट वाली बात उठाई गई थी, और सर ने भी बोला था कि मैं थोड़ा माइंड पर बात करूं। देखिए, अगर हम अपने माइंड को या ब्रेन को फिजिकली देखें तो 2 मेन हिस्से हैं। एक जो सीईओ है, सीईओ मतलब जो सब डिसाइड करेगा, लॉजिक के साथ चलेगा, देखेगा सही क्या है गलत क्या है, इसको कहते हैं पीएफसी। यस, जस्ट माथे के ठीक पीछे होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यही होता है सीईओ ब्रेन का। और एक और होता है जिसको आप कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, जो थोड़ा सा कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, जैसे अभी कर रहा है आप लोगों के साथ, कि हम मोबाइल में ध्यान जा रहा है, खाना नहीं खाए हैं, और बहुत सी चीजें मन में चल रही हैं, ये इमोशंस जनरेट कर रहा है हर समय, कभी हैप्पीनेस का, कभी सैडनेस का, कभी एंजाइटी, ये सब हर समय इमोशनल तरीके से बात करता है, मतलब ये इमोशंस जनरेट करता है। और जो सीईओ है वो डिसाइड करता है कि हम क्लास में बैठे हैं, सर की बात सुन लेते हैं, भले ही हम 2 घंटे 2.5 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन चलो शायद कुछ काम की बात मिल जाए, हमारी तैयारी में हेल्प करेगी। तो जो रैशनैलिटी आती है वो सीईओ से आती है ब्रेन के। तो एक है इमोशनल ब्रेन, एक है आपका, और इन दोनों में हमेशा ही एक कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन दोनों चलता है। तो जितने एस्पिरेंट क्लियर करते हैं उनका कहीं ना कहीं जो सीईओ है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है कि उनको भी डेविएशन नहीं आ रहा, उनका भी तमाम तरह का मन विचलन हो रहा है। जैसे गीता में भगवान ने भी कहा है कि बहुत कठिन काम है फोकस करना, तो सबका है। लेकिन जिनका सीईओ वाला ब्रेन है वो क्या कर रहा है, यही बुद्धि है, वो अलर्ट है कि नहीं यार, हमारा काम की बात है, हम यहां सुनेंगे तब जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी बात माइंडसेट की ओर है। तो एक है आपका, अगर कॉन्शियसनेस के लेवल पर देखें तो एक है आपका कॉन्शियस माइंड और एक है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आइसबर्ग के वो नीचे वाले पार्ट की तरह है जो पानी के नीचे बाहर दिख रहा है कॉन्शियस माइंड, और असली जो पूरा वेट है वो सब कहां है, पानी के नीचे। तो आप में से सभी लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बात समझानी होगी कि एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि अगर ये बात नहीं आपके दिमाग में बैठी है तो आप ये पक्का जान लीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को ये मनवा ले जाएगा कि पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम निकलना ही नहीं है मेरा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन करें, उसको निगेटिविटी पॉजिटिविटी का मतलब नहीं है, जो कहा जाएगा वो करेगा वो। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताते रहें कि काम हो जाएगा। रोज का टारगेट ले लें, 20-25 मिनट मन लगा के पढ़ें, क्योंकि पढ़ते समय भी हम बहुत प्लानिंग करते रहते हैं
पढ़ रहे हैं फिर सोच रहे हैं कि कल क्या करेंगे, ये वाला टेस्ट आ गया है। अब जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय भी पीछे सोच रहे हैं, और जबकि हमारे हाथ में केवल और केवल क्या है, प्रेजेंट है। आज भी नहीं है, मैं जब आया हूं वो पास्ट हो गया, अभी यहां पहुंचा हूं, अभी प्रेजेंट है। तो हमेशा आपको फोकस्ड कहां रहना है, अपना कहां रखना है, प्रेजेंट पे रखना है। हर मोमेंट पर क्या करते रहिए कि आपके लक्ष्य के प्रति वो आपको लगाए रखे, इस पर दिमाग लगाइए और बहुत ज्यादा डेविएशंस में मत जाइए। अच्छा, और किसी को कोई बात जो पूछना हो, यहां आए हैं बहुत लोग, बताइए। यूपीएससी की तैयारी में, हाँ, एक बड़ा विषय और मेरे पास क्वेश्चन आता रहता है, ये ऑप्शनल को लेकर आता है कि नहीं? कितने लोगों का ऑप्शनल डिसाइड हो चुका है? अच्छा, जिन लोगों का ऑप्शनल डिसाइड हो गया है उनके मन में एक और बात है कि दूसरा वाला ज़्यादा सिलेबस छोटा है, ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जो मैथ से लेके केमिस्ट्री है ना, तो ये एक बड़ी सबके साथ ये समस्या है, हम सब लोग इससे जूझते हैं। जब हम ऑप्शनल डिसाइड करते हैं तो कभी कभी टीचर के कारण कर लेते हैं, कभी कभी इस कारण से कर लेते हैं कि हमने उस ऑप्शनल को पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, कभी कभी लाइकिंग में। तो तीनों में से कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी है ऑप्शनल सेलेक्ट करने का? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया है, तो मेरा सजेशन, मान लीजिए जब डिसाइड कर लिए हैं तो अब निपटा दीजिए, बहुत ज्यादा इसमें डेविएशन मत करिए। सारे ऑप्शनल यूपीएससी उसी तरह से पेपर बनाता है कि जो बेस्ट कैंडिडेट हो वही फाइनली सेलेक्ट हो। दूसरा, ऑप्शनल सेलेक्ट करते समय हो सके तो कुछ ऑप्शनल के साथ प्लस हो जाता है कि जीएस के साथ लिंक बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा उससे परेशान, जिन भी सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल में लिंक बहुत स्ट्रांग है उन ऑप्शनल्स का लेंथ भी बहुत बढ़ा देते हैं, वो सब मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, तो विद दिस आई विल एंड। मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सौरभ सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने अपने विचार रखे।